ओम प्रकाश वर्सेस राधाचरण 2009 केस। आइए अब देखें कि इस केस के फैक्ट्स क्या थे। नारायणी देवी की शादी दीनदयाल शर्मा से होती है 1955 में। 3 महीने बाद ही अपनी शादी के नारायणी देवी विडो हो जाती हैं। इसका मतलब दीनदयाल शर्मा 3 महीने बाद ही मर जाते हैं। इसके तुरंत बाद वो अपने मैट्रिमोनियल होम से बाहर निकाल दी जाती हैं क्योंकि अब उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। इसके बाद वो कभी भी अपने मैट्रिमोनियल होम यानी कि ससुराल में नहीं रुकी। जब वो पेरेंटल होम में रहती हैं तो वो वहाँ से अपनी एजुकेशन पूरी करती हैं और एम्प्लॉयमेंट भी पाती हैं। 1996 में वो डिसीज हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वो डिसीज होती हैं एज इंटरस्टेट, मतलब वो बिना कोई विल बनाए ही मर जाती हैं। अपने पीछे वो छोड़कर जाती हैं बहुत सारी बैंक अकाउंट्स और एक ह्यूज सम जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पाया जाता है। राम किशोरी जो मदर है नारायणी की, वो एप्लीकेशन फाइल करती हैं ताकि उन्हें सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल सके सेक्शन 372 इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंडर। हम ये देखते हैं कि रिस्पोंडेंट्स भी एक सिमिलर एप्लीकेशन फाइल करते हैं और कोर्ट ने ये एडमिटेड पोजीशन है कि जितनी भी प्रॉपर्टी जो नारायणी को बिलोंग करती थी वो उनकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी। अब देखें इश्यू क्या था इस पर्टिकुलर केस में जो कोर्ट को लीगल रीजनिंग द्वारा सेटिस्फाई करना था। सवाल ये था कि जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस हैं इस केस के, उस पर कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा। ये तो साफ है कि सेक्शन 15 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एप्लीकेबल होगा, लेकिन डिफरेंस वहां पर आएगा जहां पर सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 का सवाल है। तो कोर्ट ने ये माना कि हमें ये देखना है कि इस पर्टिकुलर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 लगेगा या फिर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 एप्लीकेबल होगा। कोर्ट की सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि इस बात में कोई भी डिस्प्यूट या डाउट नहीं है कि जो नारायणी की प्रॉपर्टीज थी वो सारी उनकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी। ये प्रॉपर्टी किसी से भी इनहेरिट नहीं की गई थी, खास तौर पे अपनी पेरेंट्स की साइड से। दूसरी चीज जो कोर्ट ने ऑब्जर्व करी वो ये था कि अपेलेंट्स जो उनके सामने हैं वो नारायणी के ब्रदर्स हैं और ये अपेलेंट्स ओरिजिनल एप्लीकेंट्स भी थे जिसमें मदर ऑफ डिसीज्ड भी शामिल हैं। तीसरी चीज जो कोर्ट ने नोटिस करी वो ये थी कि रिस्पोंडेंट्स थे नारायणी के हस्बैंड की सिस्टर के सन्स। अब देखिए कंटेंशन क्या है। अपेलेंट ने ये कंटेंट किया, ये आर्ग्यूमेंट दिया कि कभी भी जब हस्बैंड डिसीज हो चुका है और इन लॉज ने भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है नारायणी की एजुकेशन में, वहां पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 एप्लीकेबल होना चाहिए। ये भी अर्ज किया गया कि पार्लियामेंट की इंटेंट देखनी चाहिए जब वो ये स्टैट्यूट ड्राफ्ट कर रहा था। हमें क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 को देखना चाहिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल बनेगा इस केस को कैसे हैंडल किया जाए। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 15 हमें ये बता रहा है कि क्या जनरल रूल्स फॉलो किए जाएंगे सक्सेशन के समय अगर एक हिंदू फीमेल इंटरस्टेट डिसीज हो चुकी हैं। ये सेक्शन हमें ये भी बताता है किस मैनर में और क्या मोड होगा जब भी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी लीगल एयर्स पर जो हिंदू फीमेल के लीगल एयर्स होंगे। आगे सेक्शन 16 ये प्रोवाइड करता है कि सक्सेशन के समय क्या ऑर्डर फॉलो किया जाना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगी लीगल एयर्स पे जो हिंदू फीमेल के लीगल एयर्स माने गए हैं। आगे ये भी ऑब्जर्व किया जाता है कि ये डिस्प्यूटेड नहीं है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं
वो लीगल एयर्स हैं और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दीनदयाल के, जो कि हस्बैंड है नारायणी के। ये भी बात सच है कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ सक्सेशन ले डाउन करता है हिंदू फीमेल के रिगार्ड में। और जब हम क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 को पढ़ते हैं तो उसमें एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है। ये प्रोविजन एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है जहां पर अगर प्रॉपर्टी डिवॉल्व हुई है डिसीज पर अपने पेरेंट्स की साइड से, तो उसकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी वापस उसके पेरेंट्स के पास ही चली जाएगी, हस्बैंड की फैमिली के पास प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो हिंदू फीमेल हैं उनको प्रॉपर्टी इनहेरिटेड हुई होनी चाहिए, यानी विरासत में मिलनी चाहिए। ये प्रोविजन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होना मुमकिन नहीं है। ऐसे ही जब हम ऐसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो हिंदू फीमेल ने इनहेरिट करी है अपने हस्बैंड या फिर हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स से, तब उसकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी अपने सोर्स के पास वापस चली जाएगी। जहां तक लॉ का सवाल है, लॉ साइलेंट है इस बात पे कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एक हिंदू फीमेल की किसको मिलेगी, किस पर डिवॉल्व होगी, या ऐसी प्रॉपर्टी को कौन इनहेरिट करेगा। जब हम सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 को रीड करते हैं, वो हमें कोई भी डिफरेंस नहीं बताता सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या फिर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में। ये एक्सेप्शन सिर्फ स्पेसिफाई की गई है सबसेक्शन 2 के अंडर। और जब हम कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ ए हिंदू फीमेल, तब हम ये समझते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, ना कि वो प्रॉपर्टी जो उसने किसी से इनहेरिट करी है या अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करी है। आगे कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है और ओपिनियन देता है कि उनके हिसाब से इस फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस में सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 एप्लीकेबल होना चाहिए, ना कि सबसेक्शन 2। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो ये पक्के तौर पे बोल सकते हैं कि ये एक हार्ड केस है। नारायणी जब अलाइव थी, जब वो जिंदा थी, तब उन्होंने कभी भी अपने इन-लॉज के घर पर विजिट नहीं किया था। कोर्ट ने ये भी माना कि अगर वो अपेलेंट्स की कंटेंशन को मान भी लेते हैं कि नारायणी को कोई भी सपोर्ट नहीं मिला था अपने हस्बैंड की फैमिली से, वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन ऐसी नहीं दे सकते जो उसके मीनिंग को बिल्कुल ऑपोजिट बता दे। कोर्ट ने यही माना कि चाहे ये केस एक हार्ड केस है, फिर भी वो ये इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते जो सेक्शन 15 में प्रोवाइड नहीं की गई है सेपरेट प्रॉपर्टी को लेकर। आगे कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि लॉ की इंटरप्रिटेशन सेंटिमेंट्स और सिंपैथी में आके नहीं दी जा सकती। भावनाओं में बहकर ये डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता कि प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन क्या है या लॉ की करेक्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है। कोर्ट ने माना सेंटिमेंट्स और सिंपैथी गाइडिंग प्रिंसिपल्स नहीं हो सकते हैं जहां पे लॉ क्लियर है और अनएम्बिगुअस है। कोर्ट रिलाई करती है रेफरेंस केसेस पर भी। MDHSIDC वर्सेस हरिओम एंटरप्राइजेस पिछले कई जजमेंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अप्लाई किया था, लेकिन कोर्ट ने ये भी वार्निंग दी कि सिर्फ सिंपैथी या इमोशन की वजह से कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है कि किसी भी एक्शन या पनिशमेंट का रिएक्शन इतना ही होना चाहिए जितनी उसकी ज़रूरत हो, ना ज़्यादा ना कम। इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझें। अगर कोई स्टूडेंट एक बार चीटिंग में पकड़ा गया है तो उसे यूनिवर्सिटी से निकाल देना डिसप्रोपोर्शनेट माना जा सकता है। उसकी जगह सिर्फ एग्जाम कैंसिल करना या वार्निंग देना ज़्यादा फेयर होगा। इंडियन लॉज में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को यूज़ किया जाता है जैसे गवर्नमेंट या अथॉरिटी का एक्शन अनरीजनेबल लगे
या किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा हो, या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन या पनिशमेंट डिसप्रोपोर्शनेट हो। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं जो गलती जितनी बड़ी हो, पनिशमेंट भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, ना उससे ज्यादा ना कम। दूसरे रेफरेंस केस जिस पे कोर्ट रिलाई करती है वो है सुबह बी नैर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में कोर्ट ने ये माना था कि कोई भी डायरेक्शन सिर्फ सेंटिमेंट या सिंपैथी पर नहीं दी जा सकती। आगे कोर्ट रिलाई करती है गंगा देवी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज नैनीताल पे। ये माना जाता है कि कोर्ट सिर्फ सिंपैथी या इमोशन के बेसिस पर कोई डिसीजन नहीं लेती। स्ट्रिक्टो सेंसु मतलब स्ट्रिक्ट सेंस में इक्विटी का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि कोर्ट किसी मैटर का डिसीजन सिर्फ इमोशनल या एम्पैथेटिक रीजंस पर नहीं लेती। स्ट्रिक्ट लीगल टर्म्स में इक्विटी यानी कि इंसाफ या फेयरनेस का सीधा रोल नहीं होता जब तक लॉ अलाउ ना करे। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया अगर मिस्टर चौधरी का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट किया जाए तो हमें सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 का ऐसा इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा जो पार्लियामेंट की सोच के अगेंस्ट होगा। लॉ में कहीं भी ये माना नहीं गया कि एक फीमेल अपनी मर्जी से विल नहीं लिख सकती। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 तभी अप्लाई होता है जब कोई हिंदू वुमन बिना विल के यानी इंटरस्टेट मर जाती है। ऐसे केसेस में हमें वही सक्सेशन रूल्स फॉलो करने चाहिए जो लॉ में दिए गए हैं। इस सिचुएशन में गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई करना जरूरी है। गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन मतलब जब लॉ अनक्लियर हो तो वर्ड्स का नेचुरल और सिंपल मीनिंग यूज करके इंटरप्रेट किया जाता है ताकि एब्सर्ड रिजल्ट ना आए। कोर्ट भगत राम वर्सेस तेजा सिंह पे भी रिलाई करती है। जब हम सेक्शन 15 के दोनों सबसेक्शंस को देखते हैं तो ये क्लियर होता है कि दोनों का स्कोप अलग अलग है। सबसेक्शन 1 उन केसेस पर अप्लाई होता है जहां एक फीमेल हिंदू बिना विल के मतलब इंटरस्टेट मर जाती है। लेकिन सबसेक्शन 2 की शुरुआत होती है इन वर्ड्स से नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। इसका मतलब है कि अगर किसी केस पर सबसेक्शन 2 अप्लाई होता है तो सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए स्पेसिफिकली ये कहता है एनी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय अ फीमेल हिंदू फ्रॉम हर फादर और मदर। यानी अगर किसी वुमन ने अपने माँ या बाप से प्रॉपर्टी इनहेरिट की है तो उस केस में अलग रूल लगेगा। सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 हमें जनरल रूल्स फॉर इनहेरिटेंस प्रोवाइड करता है इफ अ हिंदू वुमन डाइज विदाउट मेकिंग अ विल, और सेक्शन 15 का सबसेक्शन 2 स्पेशल रूल है जो ओवरराइड कर रहा है सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 को, स्पेशली जब प्रॉपर्टी इनहेरिट की गई है पेरेंट्स द्वारा। तो अगर प्रॉपर्टी मदर या फादर से आ रही है तब सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 अप्लाई होगा, ना कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। इसका मतलब ये है कि अगर एक फीमेल हिंदू ने अपने माँ या बाप से प्रॉपर्टी इनहेरिट की है तो वो प्रॉपर्टी उस जनरल रूल से अलग ट्रीट की जाएगी जो एक इंटरस्टेट मतलब बिना विल के डेथ के लिए सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में दिए गए हैं। दूसरे शब्दों में अगर एक फीमेल हिंदू ने अपने फादर या मदर से प्रॉपर्टी पाई है तो वो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के स्कोप में नहीं आएगी। इसलिए एक फीमेल हिंदू की प्रॉपर्टी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली जनरल कैटेगरी मतलब सारी प्रॉपर्टी जो उसके नाम थी जब उसकी डेथ हुई और उसने विल नहीं बनाई।
ये कवर होगा अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। और दूसरी कैटेगरी है स्पेशल कैटेगरी, मतलब प्रॉपर्टी जो उसे अपने मदर या फादर से इनहेरिट हुई थी, ये एक्सक्लूड कर दी जाएगी सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 से, और ये कवर होगी अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। इसका मतलब सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 जनरल रूल्स प्रोवाइड कर रहा है सारी प्रॉपर्टीज के लिए जो एक हिंदू फीमेल को बिलोंग करती है जब वो इंटरस्टेट डिसीज हो जाती है। दूसरा ये कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 स्पेशल एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है जब प्रॉपर्टी पेरेंट्स से इनहेरिट की गई है। ये एक दूसरा या डिफरेंट रूल फॉलो करता है। इसका मतलब पेरेंटल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड की गई है जनरल रूल से और डिफरेंटली हैंडल की जा रही है हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 के अंडर। इसके अलावा जब हम सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 को सेक्शन 16 के साथ पढ़ते हैं तो ये क्लियरली समझ में आता है कि कौन कौन लोग एक हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी के लीगल हेयर बनेंगे अगर वो बिना विल के मर जाती है। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्लियरली कहता है कि अगर एक फीमेल हिंदू इंटरस्टेट मतलब बिना विल के मर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी सेक्शन 16 के रूल्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसका मतलब जब सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 इस केस में अप्लाई हो रहा है तो नारायणी देवी की डेथ के बाद अपेलेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं हो सकती। वो प्रॉपर्टी उनके मरने से पहले मर चुके हस्बैंड के लीगल हेयर्स को पास की जाएगी। अगर हम देखें तो सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 अप्लाई हो रहा है जनरल रूल्स फॉर हिंदू फीमेल जो विदाउट विल मर जाती हैं। इस केस में जो नारायणी देवी के रिलेटिव्स हैं उन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलती, बल्कि प्रॉपर्टी इनहेरिट की जाती है उनके लेट हस्बैंड के लीगल हेयर्स द्वारा। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी जहां पर नो चिल्ड्रन और पेरेंट्स प्रोवाइड किया गया है वहां प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू फीमेल लीगल हेयर्स ऑफ हस्बैंड को ही जाएगी। अल्टीमेटली कोर्ट ये होल्ड करती है कि सारी डिस्कशंस और रीजंस की वजह से वो अपील में कोई मेरिट नहीं पाते, इसलिए अपील को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन इस केस की सिचुएशन को देखते हुए दोनों पार्टीज पर कोई भी कॉस्ट लगाया नहीं जाता।